1980s में कई अमीर बायोटेक साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या होगा अगर हम लोगों को उनकी मनमर्जी की क्वालिटीज दे पाएं। हम उनकी बैड लुक्स, उनकी अनफिट बॉडीज, उनके कैंसर प्रोड्यूस करने वाले जीन्स और उनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस देने वाले जीन्स, हर कॉमन प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Back around the year 2000, there was this thing that was kind of a big deal in genetics, the Human Genome Project. It was a big challenge, but it brought people together. Its goal was to decipher and publish the entire human genome for the first time ever. उनका क्लेम ये था कि कई बच्चे बहुत ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड पैदा होते हैं, जबकि दूसरे बच्चे बदसूरत और अनटैलेंटेड, क्योंकि नेचर कई बार डीएनए बनाते वक्त कई गलती कर देती है और हम इन जेनेटिक डिफेक्ट्स को फिक्स कर सकते हैं उनकी जेनेटिक वैक्सीन्स को लेके। बट एज दे से नेचर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। तभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बैड जेनेटिक्स को अपनी वैक्सीन्स की मदद से फिक्स करने में फेल हो गया और साइंटिस्ट के अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग आई कि अगर आपके जीन्स किसी और के जितने हेल्दी नहीं हैं, तो उसका मतलब बस इतना है कि आपके जीन्स को फलने फूलने के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं मिला था। अब अगर हम इंडियन बॉडीज को देखें तो इंडियंस हैव मेनी जेनेटिक डिसएडवांटेजेस। हमें बाकी पॉपुलेशंस के कंपैरिजन में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन मिल्क में मौजूद शुगर मॉलिक्यूल यानी लैक्टोज को नहीं पचा पाती। हमारी बॉडी फैट को हमारे पेट के आसपास ज्यादा स्टोर करती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होने की वजह से हम इस फैट से इजीली छुटकारा भी नहीं पा पाते। यहाँ तक कि इंडियंस को लो बॉडी मास होने के बावजूद भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज हम अपने ऑर्गन्स के आसपास भी फैट को ज्यादा स्टोर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं जीन्स को बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूँ और जीन्स को स्टडी करने पर मुझे ये चीज बहुत क्लियर हो गई है दैट जीन्स आर नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी और आप अपने जेनेटिक आउटपुट को अपनी मर्जी से बदल सकते हो। और तभी आज के एपिसोड में मैं आपके साथ ऐसी डिस्कवरी शेयर करने वाला हूं जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी, जैसे कैसे इंडियंस अपने स्किनी फैट जीन्स को ऑफ कर सकते हैं, कौन से पोषक तत्व आप अपने शरीर को दोगे और उससे आपके जीन्स आपकी इंटेलिजेंस और हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने में आपकी मदद करेंगे, और कैसे आप अपने फैट सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हो मसल सेल्स में। चैप्टर नंबर 1, व्हाई इंडियंस हैव बैड फिटनेस जेनेटिक्स। इंडियंस एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करते हैं और वो है अपने ज्यादातर फैट को अपने पेट के अराउंड स्टोर करना। इवन अगर आप कपड़ों में बहुत ज्यादा स्किनी लगते हो और हर कोई आपको देखकर यही बोलेगा कि आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, फिर भी जैसे आप अपनी शर्ट को उतारते हो आपको आपके पेट और अपने साइड्स के अराउंड बहुत ज्यादा मास दिखता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी आर्म्स बहुत ज्यादा स्किनी है, आपके लेग्स बहुत ज्यादा स्किनी है, और ये जो ओवरऑल स्किनी फैट का एक बॉडी टाइप होता है ये हर इंडियन को तंग करता है और इसको बोलते हैं एशियन इंडियन फिनोटाइप। मैं भी एक दिन नोटिस कर रहा था कि हर इंडियन अंकल और आंटी की बॉडी शेप बहुत सिमिलर सी क्यों है, क्यों हर कोई अनहेल्दी है, क्यों अगर हम कम खाना भी खाते हैं तब भी हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अनहेल्दी लगती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर जीन्स। जो भी जेनेटिक क्वालिटीज हमारे अंदर आज मौजूद हैं वो वही क्वालिटीज हैं जिन्होंने हमारे को पास्ट में जिंदा रखने में मदद की थी। अब इंडिया का लैंड काफी फर्टाइल है, हमारा देश पास में दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी अमीर भी रहा है, लेकिन प्राचीन काल से ही टाइम टू टाइम भारत के लोगों को पीरियड्स ऑफ फैमिन यानी भूखमरी फेस करनी पड़ी है। हजारों सालों में कभी कभी लैंड का सूखा पड़ने और फसल खराब होने की वजह से हमारी बॉडीज ये समझ चुकी थी कि खाने की सप्लाई कभी भी बंद हो सकती है, और तभी से हमारे जीन्स ने एनर्जी सेविंग मोड को ऑन कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा फोन 2 साल पुराना हो चुका है और इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो अब जब भी मैं कहीं दूर ट्रैवल करता हूँ मैं अपने साथ एक पावर बैंक को कैरी करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि पास में जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा बैकअप नहीं था तब मेरा फोन डेड हो गया था। सिमिलरली इंडियन जेनेटिक्स अपने पास एक एनर्जी का बैकअप रखते हैं हमारे पेट के आसपास फैट को इकट्ठा करके, ताकि फ्यूचर में अगर कभी फैमिन जैसी दोबारा सिचुएशन उठे तो वो अपने फैट स्टोर्स को यूज कर पाए और हमें जिंदा रख पाए। यहाँ तक कि पुणे में हुई एक स्टडी में देखा गया कि इंडियन बच्चे गोरे बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा हल्के होते हैं, उनका मसल मास भी कम होता है, लेकिन उनका बॉडी फैट पैदा होने के टाइम से ही गोरे बच्चों से ज्यादा होता है। और जब एक इंडियन और एक गोरे इंसान का बॉडी मास और वेट सेम भी होता है, तब भी एक इंडियन बॉडी में पेट और ऑर्गन्स के पास ज्यादा फैट होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। यानी क्योंकि हमारी बॉडी को ये लगता है कि एनर्जी की सप्लाई कभी भी जा सकती है, तो एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के बजाय वो एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने पर फोकस करती है। बट जस्ट बिकॉज हमारे पास आज के समय पर खाने की कोई कमी नहीं है, तो हमारा यही सर्वाइवल मैकेनिज्म हमें धीरे धीरे मारता जा रहा है। नाउ इससे पहले कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, हम ये बात करते हैं कि जब भी आप कुछ खाते हो तब आपकी बॉडी में होता क्या है।
हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में और फिर हमारे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो खाने को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके इस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। ब्लड में जितना ग्लूकोज होता है उसे सेंस करके हमारे बेटा सेल्स पैंक्रियास को इंसुलिन बनाने को बोलते हैं। मोर ग्लूकोज मीन्स मोर इंसुलिन इन द ब्लड, बिकॉज इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना ताकि हम उसे एनर्जी के लिए यूज कर पाए। सोचो ये सेफ आपकी बॉडी में मौजूद एक सेल है। वैसे मैंने अपनी पुरानी गुल्लक के पीछे जॉन सीना और कर्ट एंगल के स्टिकर लगाए हुए हैं, बट फॉर नाउ जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ सेल इन योर बॉडी। ये चाबी इंसुलिन है और ये सारी पिन्स ग्लूकोज है। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हो आपकी बॉडी उस खाने को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है और इंसुलिन आपके सेल को खोलता है ताकि ये सारा ग्लूकोज आपके सेल में जा सके, जहां से आपका सेल इस ग्लूकोज को यूज कर सके टू क्रिएट एनर्जी। बट इंडियंस के केस में, हमारी जेनेटिक्स के केस में, हमारी चाबी थोड़ी डिफेक्टिव होती है। सोचो इस चाबी पर जंग लगा हुआ है, तो जब भी ये चाबी यानी हमारा इंसुलिन हमारे सेल को खोलने की कोशिश करता है, वो सेल को प्रॉपर्ली खोल ही नहीं पाता और धीरे धीरे करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ता जाता है। बॉडी को लगता है कि ब्लड में इतना ज्यादा ग्लूकोज हो चुका है, शायद मैंने इंसुलिन नहीं इनफ रिलीज किया, तो बॉडी और इंसुलिन रिलीज करती है, वो और ट्राई करती है कि ये सेल खुले और सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यूज हो पाए। बट जैसे जैसे इंसुलिन और बढ़ता है और इंसुलिन भी ग्लूकोज को सेल में नहीं पहुंचा पाता, तो बॉडी को लगता है कि किसी न किसी तरीके से तो इस शुगर को, ग्लूकोज को ब्लड से हटाना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी इतने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही वजह है कि क्यों इंडियंस को टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, डार्कनेस अराउंड नेक, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चैप्टर नंबर 2, द फ्लॉज इन इंडियन डाइट। जब भी किसी इंसान को इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर डायबिटीज होता है, तब उसे यही सजेस्ट करा जाता है कि आप अपनी डाइट से शुगर या फिर कार्ब्स को कम कर दो। बट इंडिया में तो हमारी डाइट मेनली कार्ब पर ही बेस्ड होती है, चाहे हम बात करें राजमा चावल की, बिरयानी की, डोसा की, या फिर दही और मक्खन से लदे हुए पराठों की, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी हर मील कार्ब रिच होती है। इवन जब हम कोई प्रोटीन सोर्स लेते भी हैं जैसे एग्स, चिकन या फिर पनीर, तब या तो हम इन सोर्सेस को डेली कंज्यूम नहीं करते, बिकॉज ये वाले फूड्स बाकी फूड्स के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और मुझे पता है कि जितने पैसों में मैं 2 टाइम का पनीर या फिर एग्स खाता हूं, उतने में मैं 2 हफ्ते की दाल ले सकता हूं। तो लोगों का माइंडसेट यही होता है बाय डिफॉल्ट कि अगर मेरे को कोई चीज लेनी ही है तो मैं वो लूं जो ज्यादा किफायती है। तो वो ग्रेन्स की तरफ, लेग्यूम्स की तरफ और लेंटिल्स की तरफ जाते हैं। इवन अगर इंडिया में कोई फैमिली प्रोटीन सोर्सेस को डेली कंज्यूम भी करती है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी हम इन चीजों को कुक करके एक सब्जी बनाते हैं और आप उसे अपने कप में डालते हो, तो ज्यादातर जो उसका पोर्शन होता है वो तरी या फिर ग्रेवी का होता है और उसमें थोड़े बहुत पीसेस किसी प्रोटीन सोर्स के होते हैं, which is not enough। यहां तक कि कार्बोहाइड्रेट्स को एक नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी किसी भी फूड सोर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है। और क्योंकि नेचर में इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में शुगर मिलना इतना ज्यादा रेयर होता है, तो जब भी हम बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें या फिर कार्ब रिच चीजें खाते हैं और हमारी बॉडी इतने ज्यादा ग्लूकोज को अपने से बाहर नहीं निकाल पाती, तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ही जमना शुरू कर देता है। आपने नोटिस करा होगा कि जब भी आप एक लॉलीपॉप या फिर चॉकलेट को लिक करके उसको टच करते हो, तो वो बहुत ज्यादा चिपचिपी सी फील होती है, क्योंकि जब भी शुगर पानी में मिलने के बाद हमारी स्किन में मौजूद प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, तब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकेशन। तो जब भी आप इन मीठी चीजों को टच करके अपनी फिंगर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस फील करते हो, वो ग्लाइकेशन से बने केमिकल बॉन्ड्स ही होते हैं जिनको आप तोड़ रहे होते हो। और ये टेम्परेरी बॉन्ड्स ऑक्सीडाइज होकर टाइम के साथ साथ और ज्यादा पक्के बनते जाते हैं। यानी अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब्स या फिर शुगर है, तो ये शुगर आपकी बॉडी में मौजूद हेल्दी प्रोटीन से खुद को गोंद की तरह बांध लेता है, जिससे आपके टिश्यूज हार्ड और नाजुक बनते जाते हैं। यही तो प्रोसेस होता है एजिंग का, कि जब भी आप बहुत ज्यादा शुगर या फिर कार्ब्स कंज्यूम करते हो, तब ये शुगर आपकी स्किन में मौजूद प्रोटीन कोलेजन से खुद को जोड़ लेता है, जिसके बाद आपका कोलेजन हार्ड बन जाता है और आपकी स्किन अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है। आप सोचते हो कि हाँ सौरभ तो बस शुगर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेरा खाना तो बहुत ज्यादा सादा है, मैं खाता हूँ बस रोटी, चावल, सब्जी, तो इससे क्या ही होता है? लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। क्योंकि चाहे हम बात कर रहे हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे होल व्हीट पास्ता, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड की, या फिर हम बात कर रहे हो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे शुगर या फिर गुलाब जामुन, दोनों कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स में जो डिफरेंस होता है वो होता है स्पीड का। यानी कोई भी फूड खाने के बाद कितनी स्पीड से हमारे ब्लड में शुगर स्पाइक होता है। जहां गुलाब जामुन या फिर चॉकलेट के बॉडी में जाते ही पूरा सिस्टम एक इमरजेंसी मोड को ऑन कर लेता है कि इतना ज्यादा शुगर ब्लड में एकदम से आ गया है, तो पैंक्रियास को ओवर टाइम काम करके इतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा ताकि ब्लड में से सारे शुगर को हम निकाल पाए। वहीं दूसरी साइड पर अगर आपका मन ये बोलता है कि नहीं, मैं हेल्दी खाऊंगा और मैं शुगर एकदम से खाने के बजाय मैं भी कोई फ्रूट खा लेता हूँ,
थोड़ी देर बाद मेरे अंदर भूख तो 4 सैंडविचेस की है, लेकिन मैं अपने मन को मार के बस एक ब्रेड की स्लाइस लेता हूँ, उस पर थोड़ा सा पीनट बटर लगा लेता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आप आधी कटोरी दाल चावल लेते हो। होता क्या है, आप एकदम से अपने ब्लड शुगर को स्पाइक करने के बजाय आप घंटों तक अपने ब्लड में शुगर को मेंटेन रखते हो। और सोचो ये एडवाइस बिल्कुल ऐसी हुई कि आप एक अल्कोहलिक के पास जाकर ये बोलो कि भाई एक सेटिंग में पूरी बोतल खत्म करने के बजाय तू पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करके पीता रहे। मतलब एकदम से चाहे उसको अल्कोहल पॉइजनिंग ना हो, बट वो पूरे दिन नशे में है। कंपनीज ने फॉल्स मार्केटिंग करके आपको ये विश्वास दिला दिया है कि सुबह उठते ही कुछ खाना हेल्दी है, जिस भी लेवल पर प्रोटीन, ओट्स या फिर मल्टीग्रेन लिखा हुआ है वो हेल्दी है। जल्दी से वेट लॉस होते हुए देखना है तो बस अपनी कैलोरीज गिराकर लिक्विड डाइट पर आ जाओ। क्रेविंग्स हो रही है तो दिन में कभी भी हेल्दी स्नैक्स या फिर फ्रूट्स खा लो। ऑल ऑफ दीज एडवाइसेस डू नॉट फिक्स योर बैड हेल्थ एंड योर अनऑप्टिमाइज्ड जेनेटिक्स। जो भी फूड एक फार्मा कंपनी या फिर एक फूड कंपनी मार्केटिंग के थ्रू ये बोल रही होती है कि दिस फूड इज गुड फॉर यू, वो यूजुअली आपके लिए बुरा ही होता है। अब आप सबवे का ही एग्जांपल ले लो। सबवे फूड चेन की टैगलाइन है ईट फ्रेश, और जो भी वहां पर खाना खाने जाता है उसको यही लगता है कि वो कुछ हेल्दी खा रहा है। लेकिन 2020 में आयरिश कोर्ट ने सबवे की ब्रेड को ब्रेड मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से एक डो से बनी हुई किसी भी चीज को ब्रेड सिर्फ तभी बोला जा सकता है जब उसमें मौजूद शुगर कंटेंट उसके पूरे वेट का 2% या फिर उससे कम हो। जबकि सबवे ने स्टेपल फूड्स का एग्जेम्पशन लेकर अपना टैक्स बचाने के लिए इस फैक्ट को छुपाया कि उनकी ब्रेड का 10% वेट अकेले शुगर से आता है। यहाँ तक कि आयरिश कोर्ट ने तो ये भी बोला कि सबवेज ब्रेड इज क्लोजर टू अ केक देन अ ब्रेड। यानी जब भी आप सबवे पर जाकर ये सोच रहे हो कि मैं कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, आप बेसिकली एक केक खा रहे हो विद सम वेजिटेबल्स ऑन द साइड। आप अपनी आंखें खोलो और इस फैक्ट को समझो कि चीप कार्ब्स को प्रोड्यूस करना कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है, और कार्ब्स प्रोटीन और फैट्स के कंपैरिजन में इतना ज्यादा सिंपल फूड होता है कि इसे प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा जगह और मेंटेनेंस भी नहीं लगती। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको कार्ब्स खाने के लिए ही बोलेंगे। कार्ब्स क्राइसिस के समय पर बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि ये इतना चीपली और इजीली ग्रो कर जाते हैं, और तभी बंगाल फेमिन के टाइम पर लोगों को जिंदा रखने के लिए उनमें चावल बांटे जाते थे। द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर यूएस में लोग ब्रेड और आलू को खाकर काम चलाते थे। लेकिन जब भी हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीड करने से हटकर एक इंडिविजुअल की हेल्थ को मैक्सिमाइज करने पर आता है, तब हमें अपना फोकस कार्ब से हटाकर प्रोटीन और फैट्स पर लाना ही पड़ेगा। वरना होगा क्या, हम खाते तो रहेंगे और हमारा पेट भी भरा हुआ फील होगा, लेकिन हम फिर भी वीक, टायर्ड और अंडर नरिश्ड फील करेंगे। और जो भी कल्चर अंडर नरिश्ड होता है वो कभी भी इकोनॉमिकली और स्पिरिचुअली ग्रो कर ही नहीं सकता। एक और दोषी जो इंडियन जीन्स को स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और हेल्दी बनने से रोकता है वो है वेजिटेबल ऑयल्स या फिर सीड ऑयल्स। और शुगर की ही तरह नेचर में इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में फैट मिलना इम्पॉसिबल होता है। अब अगर आपको 3 to 5 टेबलस्पून्स ऑफ कॉर्न ऑयल कंज्यूम करना है तो आपको 60 to 70 कॉर्न्स खाने पड़ेंगे, और अगर आपको 3 to 5 टेबलस्पून्स ऑफ सोयाबीन ऑयल कंज्यूम करना है तो आपको 1 किलो ऑफ सोयाबीन खाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से 1800s में पहली बार ऐसा हुआ कि नई मशीन्स की मदद से कंपनीज ने कॉर्न और कॉटन के वेस्ट प्रोडक्ट से ऑयल निकालना शुरू किया। शुरुआत में ऑयल लैंप्स जलाने और मशीनरी को लुब्रिकेट करने के लिए यूज करा जाता था, लेकिन फिर कंपनीज ने सोचा कि अगर वो किसी तरीके से लोगों को अपनी डाइट से एनिमल फैट्स को हटाकर इन चीप ऑयल्स को यूज करने के लिए कन्विंस कर दें, तो लोग अपने लोकल फार्मर के पास जाकर बटर, घी, लार्ड इस तरह के एनिमल फैट्स यूज करने के बजाय वो जाएंगे सुपरमार्केट इन कंपनीज के मैन्युफैक्चर करे चीप वेजिटेबल ऑयल्स को बाय करने, विच विल ब्रिंग देम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। आपने ये लोगो अपने कई प्रोडक्ट्स के पीछे देखा होगा। ये कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और 1911 में इन लोगों ने कैंपेन चलाया था ये बोलते हुए कि जो आपकी डाइट में एनिमल फैट्स हैं जैसे बटर, घी, लार्ड, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरे हैं, और इसके बजाय आप हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चर होने वाले वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करो। और इत्तेफाक से ही अगले ही साल 1912 में हमें मिला दुनिया का फर्स्ट रिकॉर्डेड हार्ट अटैक। मे बी दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट 1900 से पहले हार्ट डिजीज को एक बहुत रेयर कंडीशन माना जाता था, लेकिन आज के समय पर इंडिया में डेथ का लीडिंग कॉज ही हार्ट डिजीज है। हमारी वेजिटेबल ऑयल की कंजम्पशन 0 ग्राम पर डे से 80 ग्राम्स पर डे तक पहुंच चुकी है, और एंसेस्ट्रल हेल्थ फाउंडेशन के फाउंडर क्रिस नॉब तो बोलते हैं कि दिस इज द सिंगल बिगेस्ट चेंज इन न्यूट्रिशन इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। मैं कुछ समय से ये बुक रीड कर रहा था, डीप न्यूट्रिशन, और इसकी ऑथर कैथरीन शैनाहन लेकर्स टीम की न्यूट्रिशनिस्ट थी, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम कोबी ब्रायंट की डाइट को भी इन्होंने ही फिक्स करा था। तो ये बोलते हैं कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि मैं उनकी डाइट से वेजिटेबल ऑयल्स को हटाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जिससे एथलीट्स की रिकवरी डिले होती जाती है।
इन ऑयल्स में मौजूद ओमेगा 6 माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इंपेयर करता है, जिससे उनका मूड, उनकी एनर्जी, उनकी मेंटल क्लैरिटी, हर चीज नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। वेजिटेबल ऑयल्स हर चीज में यूज करे जाते हैं, चाहे किसी ओकेजन पर आपके घर में बनने वाले पकोड़े हों, आपके फेवरेट चिप्स, आपके हेल्दी सैलेड पर जाने वाली ड्रेसिंग, मेयोनीज, सॉस, आपने थोड़े दिन पहले जो फ्राइज और बर्गर ऑर्डर करे थे, इवन घर पर बनी हेल्दी सब्जी, क्योंकि ये ऑयल इतने चीप होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स इतने ज्यादा डैमेजिंग इसलिए ही होते हैं बिकॉज इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो ऑक्सीजन से बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। जिस तरीके से लोहे पर ऑक्सीजन के रिएक्शन से जंग लगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जब ये ऑयल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब ये खराब हो जाते हैं, और जब आप इन ऑयल्स को कंज्यूम करते हो तब ये आपके शरीर को भी खराब करते हैं। जहां घी, चीज, कोकोनट ऑयल और बटर में मौजूद सैचुरेटेड फैट ना तो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, और जब आप इन फैट्स को कंज्यूम करते हो तब ये कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इन ऑयल्स में मौजूद पॉली अनसैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करते हो, दिक्कत ये होती है कि उनकी इक्वेशन में 2 कार्बन बॉन्ड्स खाली होते हैं। तो सोचो उनके 2 हैंड्स एम्प्टी हैं, तो उनके हाथ में जो भी मॉलिक्यूल लगता है वो उनके फंक्शन को भी इंपेयर कर देते हैं। और ये ऑयल्स इतने ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं कि आपने देखा भी होगा कि अगर आप घी को थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ दो कुछ भी नहीं होता, बट अगर आप एक वेजिटेबल ऑयल को कुछ घंटों के लिए ही बाहर रख दो तो उनमें से गंदी गंदी स्मेल आने लगती है। अगर आप इस पॉइंट पर यह जानने के लिए रेडी हो कि सिस्टम किस हद तक करप्ट है, देन जस्ट गूगल दिस कि कौन सा फैट सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। और गूगल पे मिलने वाले हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स, हार्वर्ड के आर्टिकल्स आपको यही बोलेंगे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आर एक्चुअली गुड फॉर यू। और वो हजारों सालों से चलते आ रहे फैट को, सैचुरेटेड फैट को जो बटर में, घी में, मिल्क में मौजूद होता है, वो बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। समझो इस चीज को एंड हैव दिस कॉमन सेंस कि कौन सा फैट, कौन सा ऑयल ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए, जो नेचर में मिलता आया है, जो आपके एंसेस्टर्स खाते हैं और उनको कोई हार्ट डिजीज, कोई डायबिटीज़, कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब से आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने वेजिटेबल ऑयल्स कंज्यूम करने शुरू करे बिकॉज वो इजीली एक्सेसिबल हो गए थे, उसी पॉइंट से जनरेशन बाय जनरेशन हम लोगों की हेल्थ खराब होती चली गई। हाउएवर, डाइट अपने आप में इंडियन जेनेटिक्स को फिक्स करने के लिए काफी नहीं है, और अगर आप अपने फैट को मसल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये समझो। चैप्टर नंबर 3, ट्रांसफॉर्मिंग फैट इनटू मसल। अगर आप हमेशा के लिए अपने फैट को हटाना चाहते हो तो ये समझो कि फैट सेल्स बनते किस तरीके से हैं। सबसे पहले जब भी आप बिना एक्सरसाइज करे ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर या फिर ज्यादा स्टार्च कंज्यूम करते हो तो बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स हमारी बॉडी में मौजूद मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स यानी MSCs को खुद को चेंज करने का सिग्नल देते हैं। MSCs बेसिकली वो स्टेम सेल्स होते हैं जो खुद को बोन सेल्स, स्किन सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, किसी भी चीज में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने के सिग्नल्स को रीड करके स्टेम सेल्स प्री एडिपोसाइट्स बनते हैं, जो कि फैट सेल्स की एक इमेच्योर फॉर्म होती है, और फिर जाकर हमारी बॉडी में फैट सेल्स के नंबर या फिर उनका साइज बढ़ता है। ज्यादातर डाइट्स इसलिए ही फेल होती हैं क्योंकि जब भी आप अपनी बाकी हैबिट्स को चेंज करे बिना बस कैलोरीज को गिरा देते हो तो उससे आपके फैट सेल्स का साइज तो कम हो जाता है लेकिन उनका नंबर नहीं चेंज होता। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और उसके साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज बॉडी को यह सिग्नल देता है कि देखो खाना तो मिल नहीं रहा है, खाने की सप्लाई कम है, और साथ में जस्ट बिकॉज आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो खाने को ढूंढने के लिए, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है ज्यादा से ज्यादा फैट सेल्स को बढ़ा के कि जैसे ही खाना आएगा वो खाना जल्दी से स्टोर हो जाए। यानी कम खाना फैट लॉस का एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, और अगर आपको परमानेंटली अपने फैट को हटाना है तो आपको अपने फैट सेल्स के नंबर को कम करना होगा और आपको अपने फैट सेल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सेक्सियर टिश्यू में, जैसे मसल सेल्स। एक सेल कभी भी अपने बैक को टांग के एक दूसरी लोकेशन पर जा सकता है, और जो फैट सेल आज आपकी थाई पर है वो कल आपका मसल सेल, बोन सेल या फिर स्किन सेल बन सकता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन, और ऐसा करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है वो होती है एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका फैट लॉस सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने कैलोरीज बर्न की है। अब अगर आप एक मैकडी का बर्गर खाओ तो उसको बर्न करने के लिए आपको ट्रेडमिल पर घंटों तक भागना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एक्सरसाइज इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपके फैट सेल्स को ट्रांस डिफरेंशिएट होने का सिग्नल देती है। बदलाव का प्रेशर पड़ते ही जिस तरीके से एक टायर से हवा निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे फैट सेल्स में से लिपिड स्टोर्स खाली होना शुरू हो जाते हैं और फैट सेल्स पिचकने लगते हैं। जब ये फैट सेल्स पिचकने लगते हैं तब इनको सिग्नल दिया जाता है कि ये खुद को एक ज्यादा एक्टिव सेल में कन्वर्ट करें, बट एक्टिव सेल में कन्वर्ट होने से पहले ये वापस से एक स्टेम सेल बनते हैं। एक स्टेम सेल बनने के बाद ये फैट टिश्यू से रिलीज होकर ब्लड में आ जाते हैं, जहां से इनको कैरी करके वहां पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर ग्रोथ की जरूरत है,
जैसे आपकी मसल्स। हमारे सेल्स इतने ज्यादा वर्सेटाइल हैं कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर कैथरीन शैनाहन बताती हैं कि हमारा हर सेल एक स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि एक जनरलिस्ट है, जो हर समय खुद को रीट्रेन करने या फिर एक दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर होने के लिए रेडी होता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स फैट लॉस की सबसे ताकतवर सॉल्यूशन मानते हैं, उनको ये नहीं पता कि जब भी आप एक लंबे समय तक कम खाते हो और आपकी बॉडी में कांस्टेंट हंगर होती है, आप कॉन्स्टेंटली खाने के बारे में सोच रहे होते हो, तब आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्टेम सेल्स को फैट सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए प्रिपेयर कर देती है। और आप जब भी थोड़ा सा कुछ खाते हो तब आपकी बॉडी झट से उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। और जितने टाइम तक आप कम खाते हो या फिर आप फास्टिंग करते हो और बॉडी में कांस्टेंट हंगर होती है, बॉडी चुपचाप नहीं बैठती। बॉडी आपके फूड सीकिंग एफर्ट्स को बढ़ाती है, आपकी एपेटाइट को बढ़ा के और आपको क्रेविंग से पागल करके। तभी तो 90% लोगों की डाइटिंग एक साइकिल में चल रही होती है, यानी या तो वो पहले डाइटिंग करके अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करके थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी लेते हैं, बट धीरे धीरे उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर या तो उनका वेट लॉस रुक जाता है या फिर वो स्लोली वापस से खाना शुरू करते हैं और जो उन्होंने वेट लूज करा था वो सारा वापस से गेन कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि शायद वेट लॉस और डाइटिंग मेरे लिए है ही नहीं। यानी यहाँ पर लेसन ये है कि भूख अपनी बॉडी को रीशेप करने का सही तरीका नहीं है। इस पॉइंट तक अगर आप साइंस और अपने इंडियन जेनेटिक्स को समझ चुके हो तो अपनी डाइट में से कार्ब्स को कम करो, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को बढ़ाओ, अपनी डाइट में से शुगर और वेजिटेबल्स को हटा दो, हर प्रोडक्ट के लेबल्स को रीड करो कि इसमें कितना शुगर है। अगर पर सर्विंग में 5 ग्राम से ज्यादा शुगर है मतलब वो अनहेल्दी साइड पर है। अगर उसमें सैचुरेटेड फैट से ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है मतलब वो अनहेल्दी है। अगर आप बहुत ज्यादा कम खा रहे हो और आपको कांस्टेंट हंगर होती है, आप कॉन्स्टेंटली फूड के बारे में सोच रहे होते हो, दैट्स नॉट गुड फॉर यू। आपकी बॉडी खुद को प्रिपेयर कर लेगी फैट स्टोर करने के लिए। इवन अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, इट इज गुड फॉर यू, बट उतना ही फास्ट करो जहां पर आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली फूड के बारे में नहीं सोच रही, आपको हंगर नहीं हो रही है। डोंट टॉर्चर योर बॉडी, बिकॉज जब भी आप खुद की बॉडी को टॉर्चर करोगे इट विल डेफिनेटली गो इनटू अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। और इसके साथ ही जब भी आप जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हो तब अपनी हर मसल को फील करते हुए, माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए स्लोली और इंटेंसली वर्कआउट करो। और ये सारी चीजें साथ में करने से आप अपने इंडियन जेनेटिक्स को मैक्सिमली ऑप्टिमाइज कर पाओगे।